टू माय चैनल। दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसमें हम बात करेंगे एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं अपना लीवर स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर हम स्टडी करेंगे बाइल डक्ट के बारे में, मतलब कि बाइल लोब्यूल के बारे में हम स्टडी करेंगे, मतलब हेपेटिक लोब्यूल के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, हेपेटिक लोब्यूल के बारे में स्टडी करने के बाद हम करेंगे पैनक्रियाज की स्टडी। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेशन। हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम पढ़ेंगे कि भाई हमारा माउथ में कैसे डाइजेशन होता है, कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट होते हैं, फिर स्टमक में, इंटेस्टाइन में, और हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहली हमारी जो ग्लैंड आती है एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड में, वो क्या आती है? लीवर। लीवर क्या है? हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड है, बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। इसका वेट कितना होता है? वेट होता है अप्रोक्स 1.2 टू 1.5 kg इसका वेट होता है। ठीक है, और ये कैसी होती है? एंडोडर्मल होती है। एंडोडर्मल मतलब एंडोडर्मिस से जो हमारी जॉम लेयर होती है उससे ये बनती है। ठीक है, ये कहाँ पे पाई जाती है? हमारा जो एब्डोमेन होता है। ठीक है, एब्डोमेन कहाँ होता है? डायफ्रागम के नीचे। ठीक है, डायफ्रागम जो हमारा सांस लेने में और एक्सेल करने में, इनहेल करने में कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। ठीक है, उसके नीचे प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी, तो उसकी राइट साइड में प्रेजेंट होता है। राइट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की राइट साइड में क्या प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है, और डायफ्रागम के नीचे प्रेजेंट होता है। लार्जेस्ट ग्लैंड होती है। अब देखो, जो हमारा लीवर होता है वो किससे मिलके बना होता है? लेफ्ट और राइट लोब्यूल से मिलके, लोब्यूल्स या लोब्स बोलो। ठीक है, राइट और लेफ्ट लोब से मिलके बना होता है। जैसे ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट दिखा रखी है, राइट हेपेटिक डक्ट दिखा रखी है, तो ये क्या होती है हमारी? यहाँ पे राइट और लेफ्ट ये हमारी लेफ्ट होती है। जो हमारा राइट होता है वो हमारे ऑर्गन्स का क्या होता है? लेफ्ट होता है। और जो हमारा लेफ्ट होता है वो हमारे ऑर्गन्स का राइट होता है। तो ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको लेफ्ट लोब। ठीक है, और ये क्या होती है? राइट लोब होती है। ठीक है, तो हमारा लीवर किससे मिलके बना होता है? 2 लोब से मिलके बना होता है। तो लीवर किससे मिलके बना होता है? इसमें 2 लोब्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 लोब्स होती हैं। एक हमारी राइट लोब होती है, और एक क्या होती है? हमारी लेफ्ट लोब होती है। ठीक है, अब देखो, जो राइट और लेफ्ट लोब होती है इसको सेपरेट किया जाता है। कौन करता है इसको सेपरेट? एक लिगामेंट। इन दोनों के बीच में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? लिगामेंट। कौन सा लिगामेंट प्रेजेंट होता है? फैल्सीफोम लिगामेंट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये फैल्सीफोम लिगामेंट बनना किससे है? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू से ये बना होता है। ठीक है, अब देखो, जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक लोब बोलो या नॉर्मल इसको लोब बोलो, हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज़ किया जाता है? हेपेटिक वर्ड यूज़ किया जाता है लीवर के लिए। इसीलिए लीवर की लेफ्ट और राइट लोब को क्या बोल दिया जाता है? हेपेटिक लोब बोल दिया जाता है। ठीक है, ये क्या ड्रेन करती हैं? जो हमारा लीवर होता है इस लीवर से क्या ड्रेन करती हैं? ये बाइल जूस। क्योंकि लीवर का क्या फंक्शन होता है? सिक्रेशन ऑफ बाइल इसका फंक्शन होता है। तो बाइल को ड्रेन आउट करती हैं। कौन ड्रेन आउट करती है? लेफ्ट हेपेटिक लोब एंड राइट हेपेटिक लोब, मतलब इससे निकालती हैं, और दोनों क्या फॉर्म कर देती हैं? एक कॉमन हेपेटिक लोब बना देती हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? ये कॉमन हेपेटिक लोब बना देती हैं, मतलब लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जुड़ के एक कॉमन हेपेटिक डक्ट बना देती है, जिसमें कौन सीक्रेट होता है? हमारा बाइल जूस। ठीक है, बाइल जूस। और वो कहाँ पे जाएगा? इसमें जाएगा। ग्रीन कलर का जो हमें दिख रहा है गॉल ब्लैडर, इसमें जाएगा। पर किसके थ्रू जाएगा? सिस्टिक डक्ट के थ्रू। ठीक है, मतलब सिस्टिक डक्ट के थ्रू तो लीवर गॉल ब्लैडर से बाहर निकलेगा। ठीक है, देखो ये हमारा लीवर है, दिस इज़ लीवर। मैंने बोला कि लीवर में 2 लोब्स होती हैं, 2 लोब्स होती हैं। कौन कौन सी लोब होती हैं? एक हमारी लेफ्ट होती है, एक हमारी राइट हेपेटिक लोब्स होती हैं। 2 लोब्स होगी। अब ये 2 लोब्स जुड़ के क्या बनाती हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट बनाती हैं। तो क्या होगा? लीवर से सिक्रेशन आएगा और कॉमन हेपेटिक डक्ट में मिल जाएगा। अब वो कॉमन हेपेटिक डक्ट क्या करेगी? कॉमन हेपेटिक डक्ट उसको बाइल जूस को कहाँ पे रिलीज करेगी? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर क्या करेगा? स्टोर करेगा। किसको स्टोर करेगा? बाइल जूस को। ठीक है, क्लियर है।
अब यहाँ पे गॉल ब्लैडर में एक डक्ट प्रेजेंट होती है, सिस्टिक डक्ट। देखो ये सिस्टिक डक्ट है, दिस वन जो गॉल ब्लैडर से अटैच है, दिस वन इज सिस्टिक डक्ट। ये सिस्टिक डक्ट कॉमन हेपेटिक डक्ट जो होती है उससे जुड़ जाती है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। देखो सिस्टिक डक्ट कहाँ से निकलती है, गॉल ब्लैडर से, गॉल ब्लैडर से निकलती है, ठीक है। प्लस हमारी कॉमन हेपेटिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट एंड कॉमन हेपेटिक डक्ट। कॉमन हेपेटिक डक्ट कहाँ से निकलती है, लीवर से निकलती है, ठीक है, लीवर से निकलती है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ कि सिस्टिक डक्ट जो गॉल ब्लैडर से निकली और जो लीवर से कॉमन हेपेटिक डक्ट निकली है, दोनों मिलके क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बनाती हैं, कॉमन बाइल डक्ट की फॉर्मेशन करती हैं, जहाँ से कॉमन बाइल डक्ट रिलीज होता है। इस कॉमन बाइल डक्ट का दूसरा नाम क्या होता है, डक्टस कोल्डोकस, ठीक है, डक्टस कोल्डोकस ये इसका नाम होता है, ठीक है, क्लियर है। इस डायग्राम से समझेंगे, ये डायग्राम क्या है, ट्रांसफर सेक्शन है मेमेलियन लीवर का, मतलब उसको हम उसका जब सेक्शन बनाएंगे, उसको कट करेंगे तो हमें ऐसा दिखेगा। अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, हेपेटिक लोब्यूल दिख रही है। अब हेपेटिक लोब्यूल क्या होती है, जैसे किडनी की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट क्या होती है, नेफ्रॉन, ठीक है। जैसे लीवर की सेल्स कौन सी होती है, हेपेटोसाइट्स, ठीक है। जैसे हम बोले हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट न्यूरॉन्स होती हैं। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है, सेल। उसी तरह हेपेटिक लोब्यूल क्या होती है, लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है, मतलब इसका स्ट्रक्चर भी बनाती है और इसका फंक्शन भी परफॉर्म करती है। कौन, हेपेटिक लोब्यूल। कौन करती है, हेपेटिक लोब्यूल। अब देखो जो हेपेटिक लोब्यूल होती है, ये हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर क्या होता है, एक कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसके ऊपर एक कवरिंग होती है। इस हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। इसके ऊपर क्या होती है, कवरिंग होती है। क्या होती है, कवरिंग होती है। किसकी है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लिन्सन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं, ग्लिन्सन्स कैप्सूल। इसके ऊपर ये हमें जो दिख रहा है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज नोन एज, क्या बोला जाता है, ग्लिन्सन्स कैप्सूल। हमने देखा लीवर की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हेपेटिक लोब्यूल, उसके ऊपर एक कवरिंग होती है फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, जिसको ग्लिन्सन्स कैप्सूल बोलते हैं। हर एक लोब्यूल के अंदर क्या होती है, रेडियल रोज ऑफ हेपेटिक सेल्स। देखो ये क्या है, दीज आर हेपेटिक सेल्स। व्हाट आर दीज आर हेपेटिक सेल्स, ठीक है, हेपेटोसाइट्स जिसको बोलते हैं। अब इनकी क्या हो रही है, रेडियल रोज बन रही है। देखो इस तरह से क्या बन रही है, रेडियल रो बन रही हैं। क्या बन रही है, रेडियल रोज बन रही हैं, ठीक है, किसकी, सेल्स की। मतलब ये सेल्स एक दूसरे से जुड़ के मतलब रोज़ फॉर्म करती हैं, और ये रोज़ क्या कहलाती हैं, रेडियल रोज़। तो जो लोब्यूल है उसमें रेडियल रोज़ प्रेजेंट होती हैं, किसकी, हेपेटिक सेल्स की। कौन, हेपेटिक सेल्स, हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, लीवर के लिए, मतलब लीवर की सेल्स की। लीवर की सेल्स को क्या बोला जाता है, हेपेटोसाइट्स। तो देखो ये हेपेटोसाइट्स ने जुड़ जुड़ के क्या बना दिया है, रेडियल रोज बना दिए। इन्होंने क्या बना दिया है, यहाँ पे लोब्यूल्स के अंदर रेडियल रोज की फॉर्मेशन कर दी है। इन रेडियल रोज को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है हेपेटिक कोड। क्या बोला जाता है, हेपेटिक कोड बोला जाता है। मतलब दिस इज़ वन हेपेटिक कोड, दिस इज़ सेकेंड हेपेटिक कोड, दिस इज़ 3, 4, 5, ये सब क्या बन गए हैं, हेपेटिक कोड बन गई हैं। क्या बन गई हैं, हेपेटिक कोड बन गई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ साइनोसॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। साइनोसॉइड्स क्या हैं, इन हेपेटिक कोड के बीच का स्पेस, दिस एम्प्टी स्पेस जो वाइट कलर में दिखाई दे रहा है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, साइनोसॉइड। अब ये हेपेटिक सेल्स के बीच में जो रेडियल रोज की फॉर्म में प्रेजेंट है, वहाँ पे प्रेजेंट है, इसलिए इसको हेपेटिक साइनोसॉइड बोलेंगे, मतलब स्पेस है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, स्पेस में हमें सेल्स दिख रही हैं,
हमें सेल्स दिख रही हैं इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं? कफर्स सेल्स होती हैं। क्या होती है? कफर्स सेल्स होती हैं, जो क्या होती है? फेगोसाइटिक सेल्स होती हैं। फेगोसाइटिक सेल्स जो सेल ईटिंग का काम करती हैं। कौन सी सेल को ईट करेंगी? जो डैमेज्ड सेल्स होंगी, डिटॉक्सिफिकेशन के टाइम पे जो टॉक्सिक सेल होंगी उनको ये इनगल्फ कर लेंगे, सेल ईटिंग करेंगी, फेगोसाइटोसिस शो करेंगी। कफर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? हेपेटिक साइनोसॉइड में प्रेजेंट होती हैं। और कुछ मैक्रोफेजेस भी यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, कुछ मैक्रोफेजेस भी प्रेजेंट होती है। और मैक्रोफेजेस का काम भी क्या होता है? मैक्रोफेजेस का काम भी क्या होता है? फेगोसाइट करना, फेगोसाइटोसिस करना, सेल ईटिंग करना। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है। हमने देखा कि यहाँ पे क्या होती है? हेपेटिक हमारी रोज रेडियल रोज प्रेजेंट होती हैं सेल्स की। पर देखो इन सेल्स की रेडियल रोज के बीच में भी स्पेस होती है, छोटा सा स्पेस है, थोड़ा सा स्पेस है। इसको क्या बोला जाता है? बाइल कैनालिक्यूली। क्या बोला जाता है? बाइल कैनालिक्यूली। ये किसके बीच में है? देखो ये क्या है? रेडियल रो ऑफ हेपेटोसाइट, ठीक है। और ये भी क्या है? रेडियल रो ऑफ हेपेटोसाइट। दो रेडियल रोज हैं। रेडियल रोज ऑफ हेपेटोसाइट को क्या बोलते हैं? हेपेटिक कोड। तो बिटवीन टू हेपेटिक कोड, दो हेपेटिक कोड के बीच में स्पेस होता है जिसको बाइल कैनालिक्यूली बोला जाता है, जिसमें हेपेटोसाइट्स बाइल जूस को पोर करती हैं। हेपेटोसाइट्स दीज आर हेपेटोसाइट्स। ये क्या हैं? हेपेटोसाइट्स हैं, लीवर की सेल्स हैं। ये क्या सिक्रेट करेंगी? बाइल जूस सिक्रेट करेंगी। और इस बाइल जूस को कहाँ पे सिक्रेट करेंगी? इस स्पेस के अंदर। ये जो यहाँ पे स्पेस प्रेजेंट है, ये देखो बीच में जो छोटा सा स्पेस प्रेजेंट है जिसको बाइल कैनालिक्यूली बोलते हैं, इसमें ये बाइल जूस सिक्रेट करेंगी। क्या सिक्रेट करेंगी? बाइल जूस। अब जो ये कैनालिक्यूली है कहाँ पे ओपन होंगी? हेपेटिक डक्ट में ओपन होंगी, और हेपेटिक डक्ट से ये एंगुलर मूवमेंट कर करके कहाँ पे जाएंगी? बाहर जाएंगी किसमें? ग्लिंसिन्स कैप्सूल में। ग्लिंसिन कैप्सूल क्या है? फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू की सीट, ठीक है। वहाँ पे ये मूव कर जाएंगी। कौन? बाइल जूस मूव कर जाएगा, ठीक है। क्या मूव कर जाएगा? बाइल जूस वहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है। आगे का जो हिस्सा है वो हमें इस डायग्राम से समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये क्या थी? हमारी रेडियल रोज ऑफ हेपेटोसाइट्स, जिसको हम क्या बोल रहे थे? हेपेटिक कोड। ये क्या थी? हेपेटिक कोड थी। इसके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? इन दो हेपेटिक कोड के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बाइल कैनालिक्यूली, ठीक है। बाइल कैनालिक्यूली में क्या रिलीज होता है? बाइल जूस रिलीज होता है। क्या रिलीज होता है? बाइल जूस रिलीज होता है, जो ग्रीन कलर में हमें अपीयर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन कलर में अपीयर हो रहा है। और रेडियल कैनाल्स जो हेपेटिक कोड है उनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है, जिसको साइनोसॉइड बोलते हैं। साइनोसॉइड्स में कोफर सेल्स होती हैं हमारी, और हमारी क्या प्रेजेंट होती है? मैक्रोफेजेस, जो फेगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं। ये क्लियर है? अब बाइल कैनालिक्यूली में ये ग्रीन कलर का क्या रिलीज हो रहा है? बाइल रिलीज हो रहा है। क्या रिलीज हो रहा है? बाइल रिलीज हो रहा है। तो ये जो कैनालिक्यूली है ये कहाँ पे ओपन होती हैं? ये ओपन होती हैं हमारी, कहाँ पे ओपन होती हैं? हेपेटिक डक्ट में ओपन होती हैं। हेपेटिक डक्ट के अंदर ओपन होती हैं। बाइल कैनालिक्यूली कहाँ पे ओपन होंगी? हेपेटिक डक्ट के अंदर ओपन होंगी, ठीक है। अब जो हेपेटिक डक्ट हैं, कौन सी हेपेटिक डक्ट? लेफ्ट एंड राइट हेपेटिक डक्ट, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में देखी थी। राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट जो मेन लोब्स होती हैं लीवर की, उन्हीं को राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोला जाता है। जो क्या फॉर्म करती हैं? कॉमन हमारी क्या बनाती हैं? कॉमन हेपेटिक डक्ट के थ्रू लीवर से बाहर गॉल ब्लैडर में खुलती हैं, ठीक है। अब क्या कहाँ खुलती हैं? देखो फर्स्ट डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे क्या प्रेजेंट थी? हमारी लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट, ये थी, सॉरी ये नहीं, जस्ट अ मिनट, लेफ्ट और राइट हेपेटिक डक्ट थी। ये जो राइट और लेफ्ट हेपेटिक डक्ट हैं ये कहाँ से रिसीव करती हैं? बाइल कैनालिक्यूली से। बाइल
क्यूली से क्या रिसीव करती हैं, बाइल जूस रिसीव करती हैं और उसको कॉमन हेपेटिक डक्ट में खोलती हैं। कॉमन हेपेटिक डक्ट से वो गोल ब्लैडर में जाता है, गोल ब्लैडर से वो स्टोर हो जाता है। फिर गोल ब्लैडर से जब जाना होगा तो कॉमन यहाँ पे बाइल डक्ट बनाएगा और प्लस सिस्टिक डक्ट के थ्रू कहाँ पे ओपन होगा, डोडेनम में। डोडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, वहाँ पे ये ओपन होगा। अब देखो यहाँ पे कुछ आर्टरीज और वीन्स भी प्रेजेंट होती हैं, किसमें, अगर हम लीवर के पोर्टल सिस्टम को पढ़ें जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का काम करता है, वहाँ पे आर्टरीज और वीन्स प्रेजेंट होती हैं लीवर में, जो बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। अब हमें ब्लू कलर में क्या दिख रही है, वीन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, और रेड कलर में क्या दिख रही हैं, आर्टरीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनता है हमारा, यहाँ पे पोर्टल ट्रायड बनता है। लीवर के अंदर क्या बनता है, पोर्टल ट्रायड। पोर्टल ट्रायड का मतलब क्या होता है कि हेपेटिक पोर्टल वीन्स, ब्रांचेस किसकी, हेपेटिक पोर्टल वीन्स की, मतलब वीन्स जो भी वीन है हमारी लीवर के अंदर उसकी सारी ब्रांचेस, प्लस हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस, हेपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अपटेक करेंगी, ठीक है। हेपेटिक वर्ड किसके लिए यूज़ हुआ है, लीवर के लिए। तो जो वीन्स की ब्रांचेस हैं, जो आर्टरीज की ब्रांचेस है लीवर के अंदर, प्लस यहाँ पे क्या होगी, प्लस क्या, हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट क्या है, कॉमन बाइल डक्ट, ठीक है, हेपेटिक डक्ट, इनकी ब्रांचेस ये तीनों मिलके क्या बनाती हैं, पोर्टल ट्रायड। ट्रायड कैसे बन गया, आर्टरी, वीन्स और बाइल डक्ट। बाइल डक्ट मतलब हेपेटिक डक्ट, ठीक है। ये सब मिलके क्या बनाती हैं, हमारी पोर्टल ट्रायड बनाती हैं। क्या बनाती है, पोर्टल ट्रायड बनाती हैं, ठीक है। अब देखो फंक्शंस ऑफ लीवर, इसको हम समझते हैं फंक्शंस ऑफ लीवर क्या है। तो लीवर का जो फंक्शन होता है वो मोस्टली बायोकेमिकल फंक्शन होता है, मतलब ये बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करता है, ठीक है, बहुत सारी साइकिल्स परफॉर्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है, इसलिए इसके फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, बायोकेमिकल फंक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन जो इसका होता है वो क्या होता है, सिक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ बाइल। सिक्रेशन एंड सिंथेसिस, सबसे पहला फंक्शन होता है कि ये सिक्रेट करेगा और सिंथेसिस करेगा बाइल का और उसको स्टोर कर देगा किसमें, हमारा किसमें स्टोर कर देगा, हमारा गोल ब्लैडर में। फिर गोल ब्लैडर इसको सिस्टिक नर्व से प्लस कॉमन हेपेटिक लोब से रिलीज़ कर देगा किसमें, इंटेस्टाइन में, ठीक है। सेकंड जो फंक्शन होता है वो इसका होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इसका फंक्शन होता है, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। अब देखो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कोई सिंगल साइकिल से कंप्लीट नहीं हो जाता, इसमें हमारी डिफरेंट साइकिल्स परफॉर्म होती हैं। जैसे कौन कौन सी साइकिल्स परफॉर्म होती हैं, बात करें सबसे पहले हमारी क्या होती है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मैंने बोला है, ग्लाइको वर्ड किसके लिए होता है, ग्लाइकोजन के लिए। तो जब हम ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो जाए तो जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर है उसको तोड़ के हम ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। एक होता है ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या है कि जो भी हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा शुगर है, जो भी हमने खाने में लिए एक्स्ट्रा शुगर है, कार्बोहाइड्रेट है, उसको किस में कन्वर्ट कर देना। एक्स्ट्रा शुगर का मतलब क्या है, ग्लूकोज है, तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, ग्लाइकोजन में। तो हम क्या कह सकते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना, और ग्लाइकोजेनेसिस का मतलब होता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना। फिर दो और साइकिल चलती हैं जो कौन सी है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। जस्ट अ मिनट, ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस। देखो यहाँ पे तो क्या था, ग्लाइकोजेनेसिस या ग्लूकोजेनेसिस, ठीक है, पर यहाँ पे नियो वर्ड और जुड़ गया है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब जो भी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड है, जैसे अमाइनो एसिड जो
प्रोटीन के डाइजेशन से बनते हैं। फैटी एसिड एंड जो हमारे कहाँ पे बनते हैं, जब फैट का डाइजेशन होता है उसको किस में कन्वर्ट करना, ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ग्लूकोनियोजेनेसिस होती है। एक होती है ग्लाइकोनियोजेनेसिस। ग्लाइकोनियोजेनेसिस, देखो ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लाइकोनियोजेनेसिस बना है, ग्लाइकोजेनेसिस से ग्लूकोनियोजेनेसिस बना है। तो जो ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, नियो वर्ड यहाँ पे ऐड हुआ है, नियो किसमें, ग्लाइकोजेनेसिस में, और हमारा ग्लूकोजेनेसिस में, यहाँ पे वाई नहीं आएगा, ग्लूकोजेनेसिस में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, यहाँ पे ग्लाइकोजन कन्वर्ट होगा, क्योंकि ग्लाइकोनियोजेनेसिस में ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, तो यहाँ पे ग्लाइकोजन बनेगा। ग्लाइकोजन किससे बनेगा, लैक्टिक एसिड से। किससे बनेगा, लैक्टिक एसिड से। तो ये 4 साइकिल परफॉर्म होती है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के टाइम पे। और क्या फंक्शन होता है लीवर का, लीवर क्या करता है, लीवर फैट को स्टोर करता है। ये स्टोरेज ऑफ फैट को स्टोर करता है, ठीक है। यूरिया की फॉर्मेशन करता है, कैसे बनाता है, यूरिया की फॉर्मेशन किससे करता है, ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू ये क्या बनाता है, यूरिया बनाता है। ब्लड की प्योरिफिकेशन करता है, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, हमने कफर सेल्स देखी थी, प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड, कफर सेल्स देखी थी ना हमने। कफर सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट थी, साइनोसॉइड्स के अंदर प्रेजेंट थी। तो कफर सेल्स क्या करती हैं, फैगोसाइटिक एक्टिविटी करती हैं। तो जो भी डेड सेल्स होंगी, जो भी बैक्टीरियल सेल्स होंगी, उनको ये क्या कर लेंगी, इनगल्फ कर लेंगी, फैगोसाइटोसिस कर लेंगी, ठीक है। नेक्स्ट ये प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, पर गामा ग्लोबुलिन्स की फॉर्मेशन नहीं करता। गामा ग्लोबुलिन्स क्या बनाते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। AB का मतलब क्या है, एंटीबॉडीज़ बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्लाज्मा प्रोटीन, कौन से प्लाज्मा प्रोटीन की फॉर्मेशन करेगा, प्रोथ्रोम्बिन, जो हमारे ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, फिब्रिनोजन्स, ठीक है। फिब्रिनोजन भी क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है, प्रोथ्रोम्बिन भी। ये हेपेटिक सेल्स में पाए जाते हैं, जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। दूसरे फैक्टर्स, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो ब्लड क्लोटिंग में यूज़ होते हैं, जैसे फैक्टर 2 और जो 7th है हमारा, 9th है और 10th है, ये फैक्टर्स भी कौन सिक्रेट करता है, लीवर। तो लीवर कौन कौन से फैक्टर बना रहा है, कौन से प्लाज्मा प्रोटीन बना रहा है, प्रोथ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, फैक्टर 2nd, 7th, 9th और 10th, ठीक है। ये गामा ग्लोबुलिन की फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है। और क्या करता है ये, हेपरिन की सिंथेसिस करता है। क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ हेपरिन। हेपरिन क्या होता है हमारा, एंटीकोएगुलेंट होता है, ठीक है। मतलब हमारे ब्लड को कोएगुलेट नहीं होने देता। कुछ विटामिन्स की सिंथेसिस भी करता है, सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए को क्या बोलते हैं हम, बीटा कैरोटीन, जो हमारे रोड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। रोड्स जो आइज़ में पाई जाती हैं, जो आइज़ में लाइट इंटेंसिटी को डिटेक्ट करती हैं, तो विटामिन ए की सिंथेसिस ये करता है। फिर ये कुछ विटामिन्स को स्टोर भी करता है। कौन से विटामिन्स को स्टोर करेगा, जो हमारे फैट सोल्यूबल होंगे, विटामिन ए को, डी को, ई को एंड के को, ADEK, ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन, इनको स्टोर करेगा। प्लस विटामिन B12 को भी ये स्टोर करता है। बहुत सारे मिनरल्स को भी ये स्टोर करता है। कौन कौन से मिनरल्स, आयरन, कोबाल्ट, जिंक, ठीक है, कॉपर और मोलिब्डेनम को भी ये क्या करता है, स्टोर करता है। आयरन का बहुत ही गुड सोर्स होता है लीवर, डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। जैसे कुछ टॉक्सिन हमने खा लिया तो लीवर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेगा। और RBCs और WBC की फॉर्मेशन करना, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेमोपोइसिस, ये भी लीवर करता है। बट ये कब करता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में, क्योंकि एडल्ट में तो कहाँ पे होता है, बोन मैरो में, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में हेमोपोइसिस भी करता है। नेक्स्ट है हमारा बाइल जूस। अब बाइल जूस की बात करते हैं, तो बाइल जूस कौन सिक्रेट करता है, लीवर के अंदर भी कौन सिक्रेट कर रहा है बाइल जूस को, लीवर के अंदर भी हमारी हेपेटोसाइट सेल्स, जो रेडियल रोज की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, वो कर रही हैं, ठीक है। कौन सिक्रेट कर रही है, हेपेटोसाइट्स, ठीक है। हेपेटो वर्ड किसके लिए है, लीवर के लिए। साइट्स का मतलब क्या होता है, सेल्स। तो लीवर की सेल्स जो बाइल जूस सिक्रेट करती हैं। और ये स्टोर कहाँ पे होता है, गोल ब्लैडर में होता है,
गोल ब्लैडर के अंदर होता है। इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं होता। डू नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, एनी डाइजेस्टिव एंजाइम, इसके अंदर कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता, इसलिए इसको ट्रू डाइजेस्टिव जूस नहीं बोला जाता। तो क्या प्रेजेंट होता है, कंपोजिशन क्या होती है इसकी? कंपोजिशन का मतलब है किस किस चीज़ों से ये मिलके बना होता है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ बाइल जूस, ठीक है, क्या कंपोजिशन होती है बाइल जूस की, वो पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, कुछ इसमें ऑर्गेनिक मैटर होगा, कुछ क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर प्रेजेंट होगा 98%, वाटर 98% होगा। कुछ बाइल सोल्ट प्रेजेंट होंगे, कुछ बाइल सोल्ट प्रेजेंट होंगे। कुछ इसमें क्या प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट, क्या प्रेजेंट होंगे, पिगमेंट। कौन से पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ठीक है, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, ये दो हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, पिगमेंट, जो लीवर जब डैमेज हो जाता है या हमें जॉन्डिस हो जाता है उस टाइम पे बढ़ जाते हैं। और क्या प्रेजेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है। लेसिथिन, लेसिथिन क्या है, पॉलीसेक्राइड्स है, सॉरी फोस्फोलिपिड है। क्या है ये, फोस्फोलिपिड है। लेसिथिन क्या होता है, फोस्फोलिपिड, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, इसका ऑर्गेनिक पार्ट हो गया, क्या हो गया, ऑर्गेनिक पार्ट हो गया। लीवर के अंदर, बाइल जूस के अंदर ऑर्गेनिक पार्ट क्या होता है, वाटर 98%, बॉयल सॉल्ट होते हैं, पिगमेंट होता है, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, कोलेस्ट्रॉल होता है, लेसिथिन जो फोस्फोलिपिड होता है। अब कुछ इनऑर्गेनिक मैटर की बात करते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, सोडियम आयन है, जैसे पोटेशियम आयन है, ये सब किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर बात करें तो पीएच की बात करें, पीएच कितना होता है बाइल जूस का, हमारा जितना ब्लड का होता है 7.4 to 7.6। वाटर हमने देख लिया, इसमें कितना होता है, 98% होता है। डेली सिक्रेशन इसका कितना होता है, डेली बेसिस पे ये सिक्रेशन कितना करता है, अप्रोक्स 500 ml के अप्रोक्स क्या करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है, क्या करता है, सिक्रेशन करता है। अब देखो, हमने बात करी थी यहाँ पे बॉयल सॉल्ट के बारे में। बॉयल सॉल्ट भी दो तरह के होते हैं, क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक सॉल्ट, और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्ट। कुछ क्या होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट होते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले इनऑर्गेनिक सॉल्ट के बारे में। इनऑर्गेनिक सॉल्ट में क्या होता है, सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, ये प्रेजेंट होते हैं एज ए इनऑर्गेनिक सॉल्ट, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या है, ये फंक्शन क्या है, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिडिक फूड को, न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड या एसिडिटी ऑफ फूड, ठीक है, एसिडिटी ऑफ फूड, जो भी एसिडिक फूड होगा उसको ये न्यूट्रलाइज करेंगे। मतलब ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें पता है कि ये दोनों कैसे होते हैं, बेसिक नेचर के, मतलब कि एल्कलाइन नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे, किसको, बाइल जूस को, जिसकी वजह से वो एसिडिक नेचर जो होगा हमारे किसका, फूड का, उसको ये न्यूट्रलाइज कर देगा। कुछ ऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं, दो मेन ऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, दीज आर टू ऑर्गेनिक सोल्ट्स। मेन फंक्शन क्या है इनका, मेन फंक्शन क्या होता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, फैट की इमल्सिफिकेशन करता है ये, ठीक है। उनको किस में तोड़ता है, छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, क्योंकि फैट इनसोल्युबल होते हैं तो उनको सोल्युबल ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, ठीक है। तो ये क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। ये दो इम्पोर्टेंट क्या होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक सोल्ट होते हैं, ठीक है। अब जो हमारा जो बाइल जूस है उसके फंक्शन की बात कर ली जाए कि इसका फंक्शन क्या होता है। फंक्शन किसकी बात कर रहे हैं, बाइल जूस के फंक्शन की बात कर रहे हैं। पहला फंक्शन तो क्या होता है, ये न्यूट्रलाइज करता है,
न्यूट्रलाइज करेगा किसको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को या फूड की एसिडिटी को। कैसे, Na2CO3 और NaHCO3 सिक्रेट करके, जो एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट होता है जो मल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है। सेकेंड फंक्शन ये हो गया, फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, ठीक है। ये फैट और फैट सोल्यूबल विटामिन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन करता है। किसकी एब्जॉर्प्शन करता है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स की, फैट सोल्यूबल विटामिन की। विटामिन कौन कौन से हैं, ए है, ए विटामिन है, डी विटामिन है, ई विटामिन है, के विटामिन है। इनकी क्या करेगा, ये एब्जॉर्प्शन करेगा। बाइल जूस सिक्रेट करेगा कुछ पिगमेंट, कुछ बाइल पिगमेंट सिक्रेट करता है। मैंने बात करी थी पिगमेंट की, कौन कौन से पिगमेंट, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन सिक्रेट करता है। बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाते हैं जब जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, ठीक है, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पैनक्रिएटिक जूस में। जो किस में प्रेजेंट होता है, पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट होता है, क्योंकि हमने देखा बाइल जूस के अंदर तो कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो ये क्या करता है, पैनक्रिएटिक एंजाइम जूस जिसके अंदर लाइपेज एंजाइम होता है उसका एक्टिवेशन करता है। वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है और बाइल जूस उसको क्या कर देता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। पर कभी कभी क्या होता है, हमारा बाइल जूस के अंदर, सॉरी, बाइल डक्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता जाता है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता जाता है और ब्लॉक कर देता है, बाइल डक्ट को ब्लॉक कर देता है। ऐसी कंडीशन को क्या बोला जाता है, कोलीलिथाइसिस। और आपने बहुत अपने आसपास देखा होगा, मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का गोल ब्लैडर रिमूव करना पड़ जाता है क्योंकि कोलीलाइथिस हो गया है, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल वहाँ पे जमा होके गॉल स्टोन उन्होंने क्रिएट कर दिया है, जिसको रिमूव नहीं कर सकते हैं हम, ठीक है। उसको ऑपरेट ही करना पड़ता है और उसको रिमूव करना पड़ता है गोल ब्लैडर को, ठीक है। तो कोलीलिथाइसिस ये क्या है, कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन हो जाती है जिसकी वजह से बाइल डक्ट, हमारी जो सिस्टिक डक्ट है वो ब्लॉक हो जाती है और उसमें स्टोन बन जाता है, ठीक है। हमारी एसेसरी डक्ट जो आती है वो क्या है, पैनक्रियाज, पैनक्रियाज एसेसरी डक्ट है। अब पैनक्रियाज कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, एंडोडर्म से। कौन सी जर्म लेयर से ओरिजिनेट हुई है, एंडोडर्म से। अब इसको हेट्रोक्राइन डक्ट बोला जाता है, हेट्रोक्राइन भी बोला जाता है या मिक्स्ड ग्लैंड भी बोला जाता है। मिक्स्ड ग्लैंड या हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। एक्सोक्राइन फंक्शन का मतलब है कि ये एंजाइम्स सिक्रेट करती है, किस में सिक्रेट करती है, डक्ट्स में सिक्रेट करती है। तो विद डक्ट, ये मतलब डक्ट कंसिस्ट करती है ये ग्लैंड, तो इसको एक्सोक्राइन बोलते हैं, एंजाइम सिक्रेट करती है। दूसरा होता है इसका एंडोक्राइन फंक्शन, जिसमें ये डक्टलेस की तरह बिहेव करती है और हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, हार्मोन्स को सिक्रेट करती है, जैसे इंसुलिन, ग्लूकागन, ठीक है, ऐसे हार्मोन्स को ये सिक्रेट करती है। तो 1% पार्ट इसका क्या होता है, एंडोक्राइन, और इसका जो हमारा 99% पार्ट है वो क्या होता है, एक्सोक्राइन। मतलब ये एंजाइम लार्ज अमाउंट में सिक्रेट करती है पर हार्मोन्स बहुत ही लेस अमाउंट में सिक्रेट करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इसके पार्ट की। इसमें बहुत सारी एसिनी प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी क्या प्रेजेंट होती हैं, एसिनी प्रेजेंट होती हैं, वेरी लार्ज नंबर ऑफ एसिनीज। एसिनीज क्या है, ये जो आपको दिख रही हैं फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोला जाता है, एसिनी, ठीक है। ये एसिनी है, क्या है ये, एसिनी। बहुत सारी एसिनी प्रेजेंट होती हैं, बहुत सारी एसिनी प्रेजेंट होती हैं, न्यूमेरियस एसिनी से मिलके बना होता है। एसिनी क्या कंसिस्ट करती है, सिक्रेटरी सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स, ये सारी सिक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है। ये सारी सिक्रेटरी सेल्स हैं जो पिरामिड शेप्ड की होती हैं, पिरामिड जैसी है, इस तरह की है। कैसी है ये सेल्स, पिरामिड शेप्ड सेल्स हैं, पर ये सिक्रेटरी सेल्स हैं, मतलब ये कुछ सिक्रेशन करेंगी, चाहे एंजाइम का चाहे हार्मोन का, ठीक है। ये एसिनल सेल्स मोस्टली क्या सिक्रेट करती हैं, एंजाइम्स, क्या सिक्रेट करती है, एंजाइम्स। तो ये कैसी है, ये एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन है, ये एक्सोक्राइन है, पैनक्रियाटिक जूस की फॉर्मेशन करेंगे। अब जो ये एसिनी है ये किस में ओपन होती हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन होती हैं। ये पैनक्रियाटिक डक्ट है, इस पैनक्रियाटिक डक्ट में ये ओपन होती हैं। बहुत सारी पैनक्रियाटिक डक्ट्यूल जुड़ के क्या बनाती हैं, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को क्या बोला जाता है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट को क्या बोला जाता है, डक्ट ऑफ विर्संक। क्या बोला जाता है, डक्ट ऑफ विर्संक।
हमने क्या पढ़ा, एसिनी होती हैं। एसिनी क्या है, ग्रुप ऑफ पिरामिड शेप्ड सेल्स जो एक्सोक्राइन नेचर की होती हैं, जो एंजाइम सिक्रेट करती हैं और सिक्रेटरी नेचर की होती हैं। वो अपना सिक्रेशन पैनक्रियाटिक डक्ट में करती हैं। बहुत सारी पैनक्रियाटिक डक्ट मिलकर डक्ट ऑफ विल्सन बनाती हैं। ठीक है, तो देखो अब ये डक्ट ऑफ विल्सन क्या है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये किसके साथ मिलेगी, कॉमन बाइल डक्ट के साथ। कॉमन बाइल डक्ट के साथ मिलके ये क्या बना देगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो वर्ड किसके लिए है, लीवर के लिए, पैनक्रियाटिक पैनक्रियाज के लिए। डक्ट दोनों की डक्ट होगी। इसकी मेन डक्ट पैनक्रियाटिक डक्ट क्या है, डक्ट ऑफ विल्सन, इसकी क्या है, कॉमन बाइल डक्ट। दोनों मिलके क्या बना रही है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, क्या बना रही है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट या हेपो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। हेपेटिक पैनक्रियाटिक एम्प्यूला भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये कहाँ पे ओपन होती है, डोडेनम में ओपन होती है। ये क्या है हमारी, क्या ये पैनक्रियाज है, इसमें हमें ये क्या दिख रही है, पैनक्रियाटिक डक्ट दिख रही है। ठीक है, ये कॉमन बाइल डक्ट है, ये कॉमन बाइल डक्ट है और ये हमारी क्या है, पैनक्रियाटिक डक्ट है। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगी हमारी, ये कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला बनाएंगी। क्या बनाएंगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला। देखो इस डायग्राम में हमें दिख रही है, ये हमारी क्या है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, ये हमारी बाइल डक्ट थी जो कॉमन बाइल डक्ट बनेगी। ये दोनों मिलके क्या बना देंगी, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला बना देंगी, जो कहाँ पे ओपन हो रहा है, पार्ट ऑफ डोडेनम में। किस में हो रहा है, पार्ट ऑफ डोडेनम में। तो ये जो ओपनिंग हो रही है, ये ओपनिंग किसके थ्रू होती है, स्पिंचर ऑफ ओडी के थ्रू। ये जो ओपनिंग है ये स्पिंचर है जो वाल्व की तरह प्रेजेंट है, ये वाल्व की तरह प्रेजेंट है जो ओपन हो जाएगा और बंद हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये दोनों डक्ट मिलके, ये दोनों ज्वाइन होके क्या बना रही है, हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, जो कहाँ पे किसके थ्रू ओपन होती है, डोडेनम में। डोडेनम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है जिसके थ्रू ये स्पिंचर ऑफ ओडी के थ्रू डोडेनम में ओपन होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाइल डक्ट है, जो बाइल डक्ट की ओपनिंग हो रही है किसमें, पैनक्रियाटिक डक्ट में, वो एक अलग किसके थ्रू, स्पिंचर के थ्रू कंट्रोल की जाती है, जिसको स्पिंचर ऑफ बॉयडन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्पिंचर ऑफ बॉयडन। देखो बाइल डक्ट ओपन हुई, बाइल डक्ट ओपन हुई किसमें, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में। मेन पैनक्रियाटिक डक्ट में ओपन हुई, किसके थ्रू ओपन हुई, किसके थ्रू ओपन हुई, स्पिंचर, स्पिंक्टर जो भी आप इसको बोलते हैं, मैं स्पिंचर ही बोलती हूँ। ठीक है, इस किसके थ्रू, स्पिंचर ऑफ बॉयडन के थ्रू। ठीक है, अब देखो जो दोनों, जब बाइल डक्ट प्लस हमारी मेन पैनक्रियाटिक डक्ट बन जाती है, मेन पैनक्रियाटिक डक्ट मिल जाती है, तो वो क्या बनाती हैं, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट बनाती हैं। ठीक है, अब ये ओपन होती है, किस में ओपन हो रही है, ये कहाँ पे ओपन हो रही है, डोडेनम के अंदर, डोडेनम में ओपन हो रही है। डोडेनम किसका पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, कल हमने पढ़ा था वीडियो में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, किसके थ्रू ओपन होगी, स्पिंचर ऑफ ओडी के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे दो स्पिंचर थे। अब हमारा बच गया, अभी जो हमने बात की थी वो किसकी बात की थी, अभी तक हमने जो बात की है वो बात की है एक्सोक्राइन पार्ट, सिर्फ इस पार्ट की हमने बात की है जो हमारा पैनक्रियाज में प्रेजेंट है। अब हम बात करेंगे किसकी, एंडोक्राइन पार्ट की। एंडोक्राइन पार्ट मतलब डक्टलेस पार्ट, जो हार्मोन्स रिलीज करेगा, जो हॉर्मोन्स रिलीज करेगा। ठीक है, अब जो हार्मोनल रिलीज करने वाली जो सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स, वो कौन कौन सी होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं। ठीक है, अल्फा सेल्स होती हैं जो क्या रिलीज़ करती हैं, ग्लूकागन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे डेल्टा सेल्स होती हैं, डेल्टा सेल्स जो सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करेंगी। बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स होती है। पीपी सेल्स होती हैं जो पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ करती हैं। कुछ एसिनर सेल, ये तो हमारी एक्सोक्राइन होंगी। ठीक है, तो कौन कौन सी सेल्स होती हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, ये क्या है हमारी एंडोक्राइन सेल्स, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी। एसिनर सेल्स ये तो हमारी एंजाइम सिक्रेटिंग सेल्स हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंक्लूड नहीं होंगी। हमारी कौन सी होती हैं, अल्फा सेल्स होती हैं, बीटा होती हैं, डेल्टा होती है और पीपी सेल्स होती हैं, एंडोक्राइन सेल्स। ठीक है, जो हार्मोन रिलीज़ करेंगी। अल्फा क्या रिलीज़ करेगी, यही पूछा जाता है, ग्लूकागोन। बीटा क्या रिलीज़ करेगी, इंसुलिन। और जो हमारी डेल्टा वो सोमेटोस्टेटिन। और पीपी सेल्स क्या रिलीज़ करती हैं, पॉलीपेप्टाइड, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज़ करती हैं। ठीक है,
तो ये कहाँ पे पाई जाती हैं? आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस के बीच में पाई जाती हैं, बीच में। आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस क्या है? आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस क्या है? ये एसिनी, इन एसिनी के ग्रुप को क्या बोला जाता है? आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस बोला जाता है। आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस क्या है? ग्रुप ऑफ एसिनी, ग्रुप ऑफ एसिनी इन पैनक्रियास, इन पैनक्रियास। नेक्स्ट हम किसकी बात करें? नेक्स्ट हम बात करें पैनक्रियाटिक जूस की। पैनक्रियाटिक जूस डेली सिक्रेशन कितना होता है? 1 to 1.5 लीटर पर डे सिक्रेशन होता है पैनक्रियाटिक जूस का। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? 98% वाटर प्रेजेंट होता है। 98% वाटर और सॉल्ट एंड एंजाइम्स, सॉल्ट एंड एंजाइम्स इसके अंदर कितने होते हैं? हमारे 2% होते हैं, 2%। और इसका pH कितना होता है? 7.5 to 8.3%, मतलब काफ़ी एल्कलाइन नेचर इसका होता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज की। कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है पैनक्रियाटिक जूस के अंदर? सबसे पहले बात करते हैं पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज। पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज ये क्या करता है? ये क्या करता है? ये स्टार्च को किस पे तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में। ठीक है, और ये कहाँ पे टूटता है? डोडेनम में, क्योंकि डोडेनम में ही रिलीज़ होगा हमारा स्पिंचर ऑफ ओडी के थ्रू, डोडेनम में ही पैनक्रियाटिक जूस रिलीज़ होगा। तो ये पैनक्रियाटिक अल्फा अमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ देगा। फिर सेकंड हम बात करते हैं कुछ प्रोटीएजेस की। किसकी? प्रोटीएजेस की। पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस मोस्टली एंडोपेप्टाइडेज होते हैं, पैनक्रियाटिक प्रोटीएजेस। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये एक्सोपेप्टाइडेज हैं, ये एंडोपेप्टाइडेज हैं। ठीक है, तो मैं एंडोपेप्टाइडेज का एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। पैनक्रियाटिक पेप्टाइडेज में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, पहले वो समझते हैं कौन कौन से इसमें एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं? इसमें होता है ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन, देखो जहाँ पे भी जन वर्ड लग जाए वो इनएक्टिव होता है। ठीक है, तो इसको एक्टिव बनाना पड़ेगा। इसको क्या बनाना पड़ेगा? एक्टिव बनाना पड़ेगा। तो हमारा क्या है? ट्रिप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन। ठीक है, और प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस। ठीक है, ये भी किसके ऊपर एक्ट करता है? मतलब ये भी इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रो का मतलब भी क्या होता है? इनएक्टिव। प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेजेस ये सारे पैनक्रियाटिक प्रोटीएज है। प्रोटीएज मतलब जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोटीन का ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, अब देखो मैंने ये बोला है कि यहाँ पे क्या होता है? जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव फॉर्म। उसी तरह हमारा प्रो का मतलब भी क्या होता है? इनएक्टिव फॉर्म होता है, इनएक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म बनानी पड़ेगी। एक्टिव फॉर्म क्या होगी? ट्रिप्सिन। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा? एंट्रोपेप्टाइडेज, एंट्रोपेप्टाइडेज, एंडो नहीं, एंट्रो। ठीक है, एंट्रोपेप्टाइडेज यहाँ पे एक्ट करेगा। जो ट्रिप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म थी उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब यहाँ पे जो ट्रिप्सिन बन गया, और वो ट्रिप्सिन किस पे एक्ट करेगा? काइमोट्रिप्सिनोजन पे। इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? काइमोट्रिप्सिन में, जो कि एक्टिव फॉर्म होगी। कौन एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन। जो फर्स्ट स्टेप में बना वही सेकंड स्टेप में एक्ट कर रहा है, थर्ड स्टेप में भी वही एक्ट करेगा। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो कि इनएक्टिव है उसको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज मतलब कि एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए भी यहाँ पे क्या होगा? ट्रिप्सिन एक्ट करेगा। क्या एक्ट करेगा? ट्रिप्सिन। तो हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि दो एंजाइम्स हैं जो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद क्या बन जाते हैं? ट्रिप्सिन बन जाता है एंड काइमोट्रिप्सिन बन जाता है, काइमोट्रिप्सिन बन जाता है। ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन एंड काइमोट्रिप्सिन दोनों क्या होते हैं? एंडोपेप्टाइडेज होते हैं, एंडोपेप्टाइडेज होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? ये दोनों एंजाइम क्या करते हैं? ये दोनों ही एंजाइम्स प्रोटीन को तोड़ते हैं। किस में? पेप्टोन्स में एंड प्रोटियोजिस में तोड़ देते हैं।
ठीक है। अब पेप्टोन्स और प्रोटीएजेस के ऊपर कौन एक्ट करेगा, इनके ऊपर एक्ट करेगा कौन सा एंजाइम एक्ट करेगा, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एक्ट करेगा, और वो इनको किस में कन्वर्ट कर देगा, छोटे छोटे पेप्टाइड्स में, या क्या मोनोमेरिक यूनिट जो होती हैं जिसको हम क्या बोलते हैं अमाइनो एसिड, उसमें कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। अब जो हमारी पैनक्रिएटिक जूस होता है, उस पैनक्रिएटिक जूस के अंदर कुछ होते हैं हमारे फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम्स, जैसे पैनक्रिएटिक लाइपेज जो क्या करता है, लाइपेज जो ट्राइग्लिसराइड को डाई या मोनो में तोड़ देता है। कुछ होते हैं कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज जो कोलेस्ट्रॉल एस्टर पे एक्ट करते हैं। कुछ फोस्फोलाइपेज होते हैं जो फोस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, कुछ होते हैं न्यूक्लियेजेस में डीएनएज होता है जो डीएनए पे एक्ट करेगा, और आरएनएज होते हैं जो आरएनए पे एक्ट करेंगे। ठीक है। तो पैनक्रिएटिक लाइपेज जो ट्राइग्लिसराइड को मोनो या डाइग्लिसराइड में कोलेस्ट्रॉल एस्टर पे एक्ट करेंगे, फोस्फोलाइपेज जो फोस्फोलिपिड को डाइजेस्ट करेंगे, न्यूक्लियेजेस जो हमारे न्यूक्लिक एसिड पे एक्ट करते हैं, डीएनए पे एक्ट करने वालों को डीएनएज, आरएनए पे एक्ट करने वालों को आरएनएज बोला जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में हम पढ़ते हैं कि डाइजेशन होता कैसे है। अभी तक हमने ऑर्गन्स को पढ़ा, फिर हमने एसेसरी ग्लैंड के स्ट्रक्चर को पढ़ा कि उनमें क्या क्या होता है। अब हम मेनली पढ़ने वाले हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे आते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइजेशन की। तो डाइजेशन 2 प्रोसेस के थ्रू होता है ह्यूमन बॉडी में। एक होता है हमारा मैकेनिकल डाइजेशन, एक होता है हमारा केमिकल डाइजेशन। एक होता है मैकेनिकल, एक होता है केमिकल। मैकेनिकल का मतलब क्या है, ग्राइंड करना, च्यू करना। ठीक है। तो च्यू करने में दांत, हमारी तिथ मेजर रोल प्ले करते हैं, टंग मेजर रोल प्ले करती है, लिप्स मेजर रोल प्ले करते हैं सलाइवा को मिला के, और हमारे स्टमक में भी चर्निंग मूवमेंट होती है। फिर हमने मस्कुलरिस लेयर पढ़ी थी, हिस्टोलॉजी ऑफ गट जब हमने स्टडी किया तो उसमें सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है म्यूकोसा। ठीक है। उसके बाद क्या होती है मस्कुलरिस के अंदर मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और हमारी क्या होती हैं सर्कुलर मसल्स। वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, रिलैक्स करती हैं, जिसकी वजह से क्या होती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है। अब जो हमारा स्टमक होता है उसमें तो 3 मसल्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, सर्कुलर भी होती हैं, और क्या होती हैं हमारी ओब्लिक मसल्स भी होती हैं। 3 तरह की मसल्स होती हैं। तो वहाँ पे क्या होती है चर्निंग मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से फूड किस में मिल जाता है, हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ना। जब फूड हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिल जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं, मतलब बोलस की फॉर्मेशन कर देता है वो। तो ये सब किस में आता है, मैकेनिकल डाइजेशन में आता है। अब केमिकल डाइजेशन की बात करते हैं। तो केमिकल डाइजेशन हम अपना डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसकी, केमिकल डाइजेशन की। किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल डाइजेशन की। तो केमिकल डाइजेशन हम सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, अपना ओरल कैविटी से। तो ओरल कैविटी में माउथ की बात आ गई है। माउथ में हमारी क्या प्रेजेंट होती हैं, कौन सिक्रेट करती है एंजाइम्स, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड, मैक्सिलरी, मैंडिबल, ये सब हमने पढ़ा था। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, क्या सिक्रेट करती हैं, टाइलिन एंजाइम, सलाइवरी अमाइलेज जिसको बोलते हैं टाइलिन भी क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में प्लस अल्फा डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देता है। कितने पीएच पे एक्ट करता है, 6.8 पीएच पे एक्ट करता है। तो हमारी सलाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम सिक्रेट करती हैं, टाइलिन जिसको बोला जाता है, या सलाइवरी अमाइलेज भी इसको बोला जाता है। सलाइवरी अमाइलेज ये हमारी स्टार्च पे 6.8 pH पे काम करती है, उसको माल्टोस और अल्फा डेक्स्ट्रीन में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो टाइलिन है, ठीक है, ये सिर्फ पकी हुई जो स्टार्च होती है, राइप स्टार्च और कुक्ड स्टार्च पे ही एक्ट करती है। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, ये रो स्टार्च को डाइजेस्ट नहीं करेगी, डज नॉट डाइजेस्ट रो स्टार्च।
रो स्टार्च होगी जो, उसको माउथ में डाइजेशन नहीं मिलता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, सिर्फ हमारा 30% जो स्टार्च का डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर होता है। अब माउथ में क्या होता है, कुछ डाइजेशन स्टार्च का हो गया, फिर उसको मास्टिकेट कर लिया, फिर उसमें सलाइवा मिल गई, तो वो फूड क्या बन गया, बोलस बन गया, बोलस बन गया। अब बोलस को पहले कहाँ पे जाएगा माउथ से, वो फेरिंग्स में, क्योंकि फेरिंग्स इज़ अ कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर। इसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, इसोफेगस में जाएगा। इसोफेगस में स्वेलोइंग की प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे क्या होगा, डिग्लूटेशन या स्वेलोइंग, निगलना जिसको बोलते हैं, स्वेलोइंग की प्रोसेस होगी, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, डिग्लूटेशन, TITION, डिग्लूटेशन। ठीक है, ये 2 प्रोसेस होंगी, क्लियर है। अब इसोफेगस में क्या होती है, मसल्स होती हैं, हमारी लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स होती हैं। अब वो क्या करती हैं, मैंने बोला था कि इस तरह की मूवमेंट होती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, जिसकी वजह से फूड नीचे की तरफ मूव करता है, फूड क्या करता है, नीचे की तरफ मूव करता है। इस मूवमेंट को क्या बोला जाता है, इस मूवमेंट को बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोला जाता है। इसके थ्रू वो कहाँ पे पहुँचेगा, स्टमक में। पर स्टमक में वो ऐसे ही नहीं पहुँच जाता, यहाँ पे एक स्पिंचर होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्पिंटर या स्पिंचर, जो भी आप बोलते हैं, इसको मैं स्पिंचर बोलती हूँ। एक स्पिंचर होता है जिसको हम गैस्ट्रो इसोफिगल स्पिंचर बोलते हैं। गैस्ट्रो, क्योंकि गैस्ट्रो में ओपन हो रहा है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक में, और कौन ओपन हो रहा है, इसोफिगल, इसलिए इसको गैस्ट्रो इसोफिगल स्पिंचर बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे ओपन होगा, हमारा स्टमक में ओपन होगा। अब फूड कहाँ पे आ गया, स्टमक में। अब देखते हैं कि स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है, किसकी बात कर रहे हैं, स्टमक में डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, स्टमक में डाइजेशन क्या होता है। अब देखो, जैसे ही फूड, जो हमारा फूड है वो क्या था, बोलस बन गया था। बोलस कहाँ पे एंटर करता है, जैसे ही वो एंटर करता है किसके अंदर, स्टमक के अंदर। अब स्टमक के अंदर जैसे ही फूड एंटर करता है, स्टमक को सिग्नल मिल जाता है, क्या मिल गया, सिग्नल। तो स्टमक की जो जी सेल्स होती हैं, जी सेल्स, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और वो गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। क्या सिक्रेट करती हैं, गैस्ट्रीन हार्मोन सिक्रेट करती हैं। गैस्ट्रीन हार्मोन क्या करता है, ये रेगुलेट करता है क्या, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस, सिक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस या गैस्ट्रिक ग्लैंड, बहुत सारी गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है, उनका सिक्रेशन ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। क्या करेगा, रेगुलेट करेगा। ठीक है, अब देखो, जो ये सिक्रेशन होता है, किसका सिक्रेशन, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन। जो गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन है वो कौन कंट्रोल करेगा, बहुत सारी नर्व्स, हार्मोन्स, ठीक है, बहुत सारे केमिकल एंजाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन कौन सी सेल्स कौन कौन सा हमारा सब्सटेंस रिलीज़ करती है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टमक के अंदर कुछ म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होती हैं, म्यूकस नेक सेल्स जिसको बोला जाता है। म्यूकस नेक सेल वो क्या सिक्रेट करती है, म्यूकस क्या करेगा, फूड को लुब्रिकेट करेगा, लुब्रिकेशन का काम करेगा। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर रिलीज़ होता है उससे स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। सेकेंड होता है पेप्टिक सेल्स। सेकेंड कौन सी होती है, पेप्टिक सेल्स होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, चीफ सेल भी बोलते हैं, चीफ सेल्स भी बोलते हैं, और जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं, जाइमोजेनिक सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये हमारे एक इनएक्टिव एंजाइम्स को, जिसको हम पेप्सिनोजन बोलते हैं, पेप्सिनोजन क्या है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इनएक्टिव एंजाइम है, इसको पेप्सिन में कन्वर्ट करती हैं, पेप्सिन में, जो कि एक्टिव एंजाइम है, जो क्या है, एक्टिव एंजाइम है, उसमें कन्वर्ट कर देती हैं। कौन, हमारी पेप्टिक सेल्स। ठीक है, और ये इन्फेंट के अंदर, इन्फेंट जो छोटे बच्चे होते हैं, इन्फेंट के अंदर ये क्या सिक्रेट करती है, प्रोरेनिन। प्रोरेनिन भी इनएक्टिव होता है, जिसको रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है। किस में कन्वर्ट किया जाता है, रेनिन में कन्वर्ट किया जाता है। रेनिन एक्टिव फॉर्म होती है और प्रोरेनिन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म होती है। ठीक है, अब एक सेल्स होती है स्टमक के अंदर, पेरिटल या ऑक्सिंटिक सेल्स जिसको बोला जाता है, ऑक्सिंटिक सेल्स भी इनको बोला जाता है। ये HCl सिक्रेट करती हैं एंड इंट्रिंसिक फैक्टर,
इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में। अब ये HCl क्या करता है? HCl का फंक्शन होता है पेप्सिनोजन को एक्टिव करने का, ठीक है, एक्टिव करने का और विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाने का, विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन करवाने का। अब एक सेल्स होती हैं G सेल्स, क्या होती हैं? G सेल्स होती हैं, जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी, जो क्या करती हैं? गैस्ट्रिन हार्मोन का रिलीज़ करवाती हैं, जिसको इसको हम G सेल्स को दूसरा नाम क्या देते हैं? एंडोक्राइन सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स जो G सेल्स होती हैं, जो गैस्ट्रिन हार्मोन सिक्रेट करती हैं, जिसकी वजह से ये सारी एक्टिविटी होती है स्टमक के अंदर, ठीक है, किसके अंदर? स्टमक के अंदर, ठीक है। अब देखो, अब हमने क्या पढ़ा? जो बच्चों के अंदर क्या होता है? रेनिन प्रेजेंट होता है, बच्चों के अंदर रेनिन प्रेजेंट होता है, जो कैसीन प्रोटीन, मिल्क के अंदर एक प्रोटीन होता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? कैसीन प्रोटीन। इसके ऊपर एक्ट करता है, कौन एक्ट करता है? रेनिन। कौन एक्ट करता है? रेनिन एक्ट करता है। रेनिन किसके ऊपर एक्ट कर रहा है? कैसीन प्रोटीन के ऊपर एक्ट कर रहा है, जो किसके अंदर प्रेजेंट है? मिल्क के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये कैसीन प्रोटीन कैसा प्रोटीन होता है? सोलुबल प्रोटीन होता है, ठीक है। अब ये सोलुबल प्रोटीन रेनिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैल्शियम पैराकैसिनेट में, कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और कैल्शियम पैराकैसिनेट इनसोलुबल फॉर्म होती है, इनसोलुबल फॉर्म। तो सोलुबल से इनसोलुबल फॉर्म बनाना मतलब कर्डलिंग ऑफ मिल्क करना, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। मतलब ये कर्ड लाइक मतलब हमारा सब्सटेंस बन जाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क इसको बोला जाता है, कर्डलिंग ऑफ मिल्क। कभी देखा होगा छोटे बच्चे दूध वापस वोमिट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि दही जैसा कुछ पदार्थ निकलता है, जिसको हम कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोलते हैं, वो रेनिन की वजह से होता है। रेनिन हमारा सिर्फ इन्फेंट में प्रेजेंट होता है, जो कैसीन प्रोटीन मिल्क में जो सोलुबल प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसको कैल्शियम पैराकैसिनेट में कन्वर्ट करता है, जो कि इनसोलुबल फॉर्म है, और इसको कर्डलिंग ऑफ मिल्क बोला जाता है, ठीक है। एडल्ट में रेनिन क्या होता है? एब्सेंट होता है, ठीक है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क फिर किससे होगी? हम दूध तो बड़े होके भी पीते हैं, किससे होगी कर्डलिंग ऑफ मिल्क इन एडल्ट? बताओ किससे होगी? HCl से होगी एंड काइमोट्रिप्सिन से होगी, काइमोट्रिप्सिन से होगी। काइमोट्रिप्सिन कहाँ पे प्रेजेंट होगा? पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। HCl कहाँ पे प्रेजेंट होगा? स्टमक में। ये दोनों क्या करेंगे? कर्डलिंग ऑफ मिल्क करेंगे। किसके केस में करेंगे? ये करेंगे हमारे एडल्ट के केस में। किसके केस में करेंगे? एडल्ट के केस में। अब देखो, हमारा जो स्टमक होता है वो मेन डाइजेशन करता है प्रोटीन का, ठीक है, मेन डाइजेशन प्रोटीन का करता है, कुछ फैट का भी करता है, पर मेन डाइजेशन प्रोटीन का करता है। प्रोटीन का डाइजेशन करने के लिए इसको क्या चाहिए? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स चाहिए। तो इसके अंदर क्या होते हैं? पेप्सिनोजन प्रेजेंट होते हैं, जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। HCl की फॉर्म में ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स में, प्रोटीएजेस में तोड़ देता है, प्लस पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, ठीक है। कुछ हमारे स्टमक के अंदर कुछ हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं? लाइपेज प्रेजेंट होते हैं, कुछ लाइपेज भी प्रेजेंट होते हैं, सम लाइपेज। ऊपर लिखती हूँ मैं, यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे कुछ लाइपेज भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं? जो इमल्सिफाइड फैट पे ही एक्ट करते हैं। हमारे फूड के अंदर हमारा जो खाना होता है उसमें 1% इमल्सिफाइड फैट होता है, फैट होता है, ठीक है। क्योंकि देखो लॉजिक क्या है? स्टमक के अंदर कभी भी गोल ब्लैडर का सिक्रेशन रिलीज़ नहीं होता, तो स्टमक क्या नहीं कर सकता? इमल्सिफिकेशन नहीं कर सकता, क्योंकि इमल्सिफाई करने वाले जो ऑर्गेनिक सॉल्ट हैं वो सिर्फ बाइल जूस के अंदर प्रेजेंट है, और वो सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में रिलीज़ होंगे, तो स्टमक इमल्सिफिकेशन तो कर नहीं सकता। पर जो हमारे फूड के अंदर इमल्सिफाइड फूड प्रेजेंट है, 1% इमल्सिफाइड जो फूड प्रेजेंट है, उस पे लाइपेज एंजाइम किसमें, जो हमारे स्टमक में प्रेजेंट है, वो एक्ट कर जाते हैं और उसको फैटी एसिड और मोनोसेक्राइड में तोड़ देते हैं। फैटी एसिड प्लस
मोनोसेक्राइड में तोड़ देते हैं, सॉरी मोनोग्लिसराइड में तोड़ देते हैं। अब जो स्टमक होता है उसके अंदर 4 से 5 घंटे के लिए हमारा फूड स्टोर होता है। उसके बाद वो कहाँ पे जाएगा, इंटेस्टाइन में। पर इंटेस्टाइन में जाने से पहले क्या होगा, जो हमारी स्टमक के अंदर ओब्लिक मसल्स हैं और हमारे लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स हैं, वो उसकी चर्निंग मूवमेंट करेंगे, उसको HCl के साथ मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे जब HCl के साथ मिक्स हो जाता है चर्निंग मूवमेंट के बाद फूड, तो उसको काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम। तो अब देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या पहुँचा, काइम पहुँचा। क्या पहुँचा, काइम। अब देखो इंटेस्टाइन के अंदर क्या पहुँचा, काइम पहुँचा। अब ये काइम कैसे पहुंचता है, स्टमक का हमारा पाइलोरिक रीजन ओपन होता है डोडनम में। तो यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो थोड़ा थोड़ा ओपन होता है, जिसकी वजह से काइम थोड़ी थोड़ी अमाउंट में कहाँ पे आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आता है। ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, काइम हमारा कैसा है, एसिडिक है। काइम कैसा है, एसिडिक है, क्योंकि इसमें HCl मिला हुआ है। ठीक है। अब इंटेस्टाइन के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, उसके अंदर जो म्यूकोसल एपिथीलियम है, म्यूकोसा का एपिथीलियम है, वो गोबलेट सेल की फॉर्मेशन करता है। जहाँ पे भी आपको गोबलेट सेल दिखें, याद रखना है कि ये म्यूकस सिक्रेट करती हैं। तो यहाँ पे ये म्यूकस सिक्रेट करेंगे, म्यूकस क्या कर देगा, एसिडिक फूड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, डोडेनम रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, डोडेनम रीजन में प्रेजेंट होता है पेनक्रेटिक जूस, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस भी बोल देते हैं, क्योंकि इंटेस्टाइन में रिलीज़ हो रहा है। ठीक है। वैसे तो इसको कौन रिलीज़ कर रहा है, पैनक्रियाज और गोल ब्लैडर का जूस है ये पेनक्रेटिक जूस। और इसको दूसरा नाम दिया जाता है सक्कस एंट्रिकस। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन दिस, बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। ठीक है। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज। सबसे पहले बात करते हैं ग्लाइकोसाइडेजेस की। ग्लाइकोसाइडेजेस कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेंगे, किस पे एक्ट करेंगे, कार्बोहाइड्रेट पे एक्ट करेंगे। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे प्रेजेंट है हमारी स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। अब वो स्टार्च पे एक्ट करा एमाइलेज, हमारी जो सलाइवा में प्रेजेंट था, उसने इसको तोड़ा अल्फा डेक्स्ट्रीन में। कभी कभी ये टूटता है माल्टोज में। ठीक है। और कुछ हमारे फूड में प्रेजेंट होती है लैक्टोज, शुगर जो हमारे मिल्क वगैरह में प्रेजेंट होगी। अगर हमने गन्ने का जूस वगैरह पिया तो सुक्रोज प्रेजेंट होगी। अल्फा डेक्स्ट्रीन के ऊपर हमारा सल्कस एंट्रिकस का अल्फा डेक्स्ट्रीनीज एक्ट करेगा, और माल्टोज के ऊपर माल्टेज एक्ट करेगा, लैक्टोज के ऊपर लैक्टेज एक्ट करेगा, और सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एक्ट करेगा। और सारे इसको मोनोमेरिक फॉर्म ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमने क्या पढ़ा कि सक्कस एंट्रिकस जो इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम को कंसिस्ट करने वाला जूस है, उसके अंदर कुछ ग्लाइकोसाइडेज एंजाइम होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। जैसे अल्फा डेक्स्ट्रीन पे एक्ट करने के लिए अल्फा डेक्स्ट्रीनेज, माल्टोज पे माल्टेज, लैक्टेज पे लैक्टेज, सुक्रोज पे सुक्रेज। ये सारे इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ग्लूकोज में। ग्लूकोज इज़ अ मोनोमेरिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो हम इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस ATP में तोड़ के एनर्जी ले सकते हैं। ठीक है। तो जो हमारा सक्कस एंट्रिकस है उसमें 99% तो वाटर ही होता है, 1% उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। 1% क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है पेप्टाइडेजेस की। इनको बोला जाता है एक्सोपेप्टाइडेज। क्या बोला जाता है, एक्सोपेप्टाइडेज बोला जाता है। ये ओलिगोपेप्टाइड्स को अमाइनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। ये लार्ज पेप्टाइड्स जिसको हम क्या बोलेंगे, ओलिगोपेप्टाइड्स, उसको
छोटे छोटे पेप्टाइड्स या स्मॉल पेप्टाइड बोल दो और अमाइनो एसिड बोल दो, क्योंकि अमाइनो एसिड क्या होती है, मोनोमेरिक यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अमाइनो पेप्टाइडेज एंजाइम एक्ट करेंगे, डेज एंजाइम एक्ट करेंगे। कुछ लाइपेज, तीसरी कैटेगरी होती है लाइपेजेस की। लाइपेजेस जो किस पे एक्ट करते हैं, फैट पे। फैट को या तो मोनोग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड में तोड़ देते हैं, फैटी एसिड में तोड़ देते हैं, जो इंटेस्टाइन के एंजाइम्स हैं। ठीक है, और क्या प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, कुछ हमारे न्यूक्लियोटाइडेज प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियोसाइडेज प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोटाइड पे एक्ट करेंगे, न्यूक्लियोसाइड और फोस्फेट में कन्वर्ट कर देंगे। न्यूक्लियोसाइडेज जो न्यूक्लियोसाइड्स पे एक्ट करेंगे और पेंटोज और नाइट्रोजनस बेस में कन्वर्ट कर देंगे। क्लियर है। अब लार्ज इंटेस्टाइन की बात आती है। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब कुछ मेन एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, कुछ मिनरल्स का और कुछ ड्रग्स का। ठीक है, ये म्यूकस सिक्रेट करती है, इसमें भी गोबलेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सिक्रेशन करती है किसका, म्यूकस का, ताकि जो भी हमारा एक्सक्रीट प्रोडक्ट हो उसको थोड़ा सा लुब्रिकेशन मिल सके। ठीक है, यहाँ पे हमारे फ्लोरा, जो फ्लोरा होता है हमारा गुड फ्लोरा, वो प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे गुड बैक्टीरिया होते हैं, ई कोलाई उनमें से एक है, जो हमारे कोलोन में रहता है। ये क्या करता है, विटामिन B12 की फॉर्मेशन करता है, B1 की फॉर्मेशन करता है, B2 की फॉर्मेशन करता है, K की फॉर्मेशन करता है, जिसको एब्जॉर्ब कौन करता है, एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन, एब्जॉर्ब करती है लार्ज इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का भी कौन सा पार्ट एब्जॉर्ब करता है, कोलोन। और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो रेक्टम में पहुंच जाता है, रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू बाहर आ जाता है डेफिकेशन की प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ जीआई ट्रैक्ट। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में मेन हमारा आता है हार्मोनल कंट्रोल, कि कौन कौन से हार्मोन रिलीज होंगे जिसकी वजह से अलग अलग एंजाइम्स रिलीज होते हैं हमारे जीआई ट्रैक्ट में। सबसे पहले जो हमारा हार्मोन आता है वो आता है गैस्ट्रिन। कौन सा हार्मोन आता है, गैस्ट्रिन आता है। ठीक है, गैस्ट्रिन को सिक्रेट कौन करता है, जी सेल्स जो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं। इसका स्टिमुलस कौन सा है, वेगस नर्व इसको स्टिमुलेट करती है। वेगस नर्व, या जैसे ही फूड की प्रेजेंस या प्रेजेंस ऑफ फूड, जैसे ही खाना आएगा स्टमक में तो ये क्या करेगा, सिक्रेट होने लग जाएगा। ठीक है, ये क्या करता है, सिक्रेटरी सेल्स पे एक्ट करता है। सिक्रेटरी सेल्स जैसे पेनिथ सेल्स पे, ऑक्जेंटिक सेल्स पे, ठीक है, नेक सेल्स पे, अलग अलग सेल्स पे सिक्रेटरी जो सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ स्टमक, उन पे ये एक्ट करता है ताकि और ज़्यादा सिक्रेशन हो सके। मसल्स जो होती हैं, मसल्स ऑफ स्टमक, उन पे एक्ट कर सकता है, जैसे चर्निंग मोमेंटो। HCl के सिक्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और गैस्ट्रिक मोबिलिटी करवाता है। सेकंड हार्मोन होता है CCK, जिसको कोलसाइटोकाइनिन बोलते हैं। कोलसाइटोकाइनिन कहाँ पे रिलीज होता है, सोर्स ऑफ सिक्रेशन क्या है, डोडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। इसमें आई सेल्स प्रेजेंट होती हैं और CCK सेल्स प्रेजेंट होती हैं। आई सेल्स और CCK सेल्स। ये स्टिमुलस कौन है, इसका स्टिमुलस, जब भी फैट आएगा, फैटिकाइम आएगा स्टमक से, या अमाइनो एसिड आएंगे किसके अंदर, डोडनम के अंदर, तो ये स्टिमुलेट हो जाएगा और क्या सिक्रेट करेगा, आई सेल्स को और CCK सेल्स को। टारगेट क्या होता है इसका, गोल ब्लैडर की, गोल ब्लैडर अपना सिक्रेशन रिलीज़ करे। ठीक है, ताकि गोल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्शन हो सके और वो अपने बाइल जूस को डोडनम में रिलीज़ कर सके। ठीक है, फिर आता है सिक्रेटिन हार्मोन। ये किससे सिक्रेट होता है, डोडनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है डोडनम, उसमें S सेल्स प्रेजेंट होती हैं, वहाँ से ये सिक्रेट होता है। जैसे ही फूड या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे ही हमारे किस में आते हैं, स्टमक में आते हैं, इंटेस्टाइन में आता है, हमारा सिक्रेटिन रिलीज़ हो जाता है। ये क्या करवाता है, वाटर का रिलीज़ करवाता है, बाइकार्बोनेट का रिलीज़ करवाता है, ठीक है, पेनक्रियास से,
और ये गैस्ट्रिक मोबिलिटी को इनहिबिट करता है और स्टिमुलेट करता है लीवर को, ताकि लीवर क्या कर सके, स्टिमुलेट दी लीवर, ताकि लीवर बाइल जूस ज़्यादा सिक्रेट कर सके। ठीक है, फिर होता है GIP, इसको बोलते हैं गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी डोडेनम के अंदर सिक्रेट होता है। डोडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। डोडेनम किसका पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जैसे ही फैटी काइम आएगा, जैसे ही फैटी काइम स्टमक से आएगा डोडेनम के अंदर, ये रिलीज़ हो जाएगा। ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करता है, एक्टिवेट करवाता है, मसल्स को, गैस्ट्रिक मसल्स को एक्टिवेट करवाता है और गैस्ट्रिक सिक्रेशन को इनहिबिट करवाता है, ताकि फूड एकदम से इंटेस्टाइन में ना आए, धीरे धीरे फूड आए, इसलिए। फिर होता है हमारा एंट्रोगेस्ट्रोन, ये भी डोडेनम के अंदर रिलीज़ होता है। कहाँ पे रिलीज़ होता है, डोडेनम के अंदर रिलीज़ होता है। ये इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को। इनहिबिट किसको करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड को इनहिबिट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को इनहिबिट करता है। अब हमारा टॉपिक बचता है एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि बहुत लेंदी वीडियो हो गई है। छोटी सी वीडियो बनेगी, बिल्कुल 10-15 मिनट की। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव फूड, अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग बॉडी पार्ट में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। सो स्टे ट्यून विद मी एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन माई वीडियो। इफ़ यू डू लाइक माई चैनल एंड लाइक माई टीचिंग स्टाइल, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।